इंदौर की उस गली में कुछ भी बदला नहीं था। सिर्फ घर का रंग फीका पड़ गया था। वही लोहे का गेट, वही आंगन में तुलसी का गमला, वही पड़ोसनी जो खिड़की के पर्दे हिलाकर झांकती थी। आशा ने टैक्सी से उतरते हुए गहरी सांस ली। वह यहां बेटी बनकर नहीं, जिम्मेदारी बनकर लौटी थी। पिता को 2 हफ्ते पहले स्ट्रोक आया था। डॉक्टरों ने कहा था कि जान को खतरा टल गया है, लेकिन अब उन्हें देखभाल चाहिए। फोन माला चाची ने किया था। एवाज में वो पुराना अपनापन नहीं था, सिर्फ सूचना। दरवाजा राघव ने खोला। उसका छोटा भाई, जो अब उससे लंबा हो चुका था। उसकी आंखों में थकान थी और कुछ ऐसा भी जिसे आशा पढ़ नहीं पाई। दीवी आ गई। उसने भीतर की ओर कहा। अंदर वही ड्राइंग रूम, लेकिन दीवार पर अब नई तस्वीरें थी। पिता, राघव और शालिनी भाभी की। आशा ने महसूस किया कि उसकी और मां की तस्वीरें कहीं नहीं थी। उसने कुछ नहीं पूछा। पिता सोफे पर टिके बैठे थे। चेहरा झुर्रियों से नहीं, पछतावे से भारी लग रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाया। आशा झुककर उनके पास बैठ गई। उनकी उंगलियां कांप रही थी। तू आ गई? उन्होंने धीमे से कहा। आशा ने सिर हिलाया। उसने काम, दुकान सब पीछे छोड़ दिया था। उसकी छोटी प्रिंटिंग प्रेस 3 दिन से बंद थी। लेकिन इस घर में आते ही उसे समझ आ गया कि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है। रसोई से शालिनी की आवाज आई। चाय बन रही है। स्वर में औपचारिकता थी, अपनापन नहीं। शाम होते होते 2 पड़ोसी हाल पूछने आए। बातचीत में बार बार एक ही वाक्य घूमता रहा। घर अब संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। हर बार उनकी नजर राघव पर टिक जाती। आशा चुप रही। उसने सोचा, अभी ये सिर्फ बीमारी की चिंता है। लेकिन जब उसने पिता की मेज पर रखी फाइल देखी, जिस पर लिखा था प्रॉपर्टी ट्रांसफर ड्राफ्ट, तो उसके भीतर कुछ ठहर गया। फाइल बंद थी, पर जैसे खुल चुकी थी। रात का खाना असामान्य रूप से शांत था। स्टील की थालियों की आवाज ही सबसे ऊंची थी। पिता दवाइयों के असर में चुप थे और राघव मोबाइल पर नजर गड़ाए बैठा था। शालिनी बीच बीच में आशा से पूछती, दाल और लूं? जैसे ये घर उसका नहीं, किसी मेहमान का हो। खाने के बाद पिता ने इशारे से आशा को अपने कमरे में बुलाया। कमरा वैसा ही था, लेकिन अलमारी के ऊपर रखी मां की पुरानी साड़ी का बक्सा अब गायब था। तू दुकान छोड़कर आई है। जरूरत नहीं थी, पिता ने धीमे से कहा। जरूरत थी, आशा ने सीधा जवाब दिया। आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। पिता ने नजरें झुका ली। कुछ पल बाद बोले, घर के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। आशा ने वही शब्द सुने जिनसे शाम से बचती रही थी। सोचना मतलब। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राघव अंदर आया। उसके हाथ में वही फाइल थी। उसने बिना भूमिका के कहा, दीदी, पापा चाहते हैं कि घर मेरे नाम हो जाए। लोन भी है, मेंटेनेंस भी। आप तो अलग रहती हो। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। आशा ने राघव की ओर देखा। उसमें आग्रह नहीं था, तर्क था। और मेरा? उसने शांत स्वर में पूछा। आपकी शादी हो जाएगी तो? राघव रुक गया। उसे याद आया कि आशा की सगाई 2 साल पहले टूट चुकी है। पिता ने बीच में कहा, तू तो अपनी कमाई पर है। तेरी मां ने भी। वाक्य अधूरा रह गया। आशा का दिल वहीं अटक गया। मां ने क्या? कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर से किसी बच्चे के खेलने की आवाज आई, जैसे दुनिया सामान्य हो।
राघव ने फाइल मेज पर रख दी। माँ ने तो सालों पहले अपने हिस्से से हाथ खींच लिया था। कागज हैं। आशा ने फाइल की ओर देखा। उसे लगा जैसे कागज नहीं, कोई पुराना घाव फिर खुल रहा है। आशा ने फाइल खोली। कागज पर तारीख 12 साल पुरानी थी। नीचे माँ के हस्ताक्षर थे। साफ, स्थिर, बिना काप के शब्द लिखे थे। मैं स्वेच्छा से संपत्ति पर अपने सभी अधिकार त्यागती हूँ। स्वेच्छा से, आशा ने धीरे से पढ़ा। राघव ने कंधे उचकाए। तब घर में बहुत तनाव था। सबने यही ठीक समझा। सबने। आशा की नजर पिता पर टिक गई। पिता की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया नहीं, सिर्फ पलकों को झुका लिया। वक्त ऐसा था, उन्होंने कहा, बात बढ़ती तो बदनामी होती। बदनामी? वही शब्द जो इस गली में फुसफुसाहट बनकर घूमता था। आशा के दिमाग में वह शाम कौंध गई जब माँ अचानक घर छोड़ के चली गई थी। पड़ोसियों ने कहा था वह अपनी मर्जी से गई। पिता ने कहा था उसने खुद चुना। आशा तब कॉलेज में थी और उसने सवाल नहीं किए थे। शायद डर से, शायद भरोसे। क्या हुआ था उस वक्त? उसने अब पूछा। राघव असहज हो उठा। दीदी, पुरानी बातें खोद कर क्या मिलेगा? पापा की तबीयत देखो। पिता ने धीमे से कहा, तेरी मां जिद्दी थी। उसने फैसला लिया, हमने रोका नहीं। क्यों? आशा का स्वर ऊंचा नहीं था, पर ठंडा था। जवाब नहीं आया। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अचानक साफ सुनाई देने लगी। शालिनी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने पहली बार सीधा कहा, दीदी, सच यह है कि उस वक्त घर टूटने वाला था। अगर मां ने साइन नहीं किया होता तो केस चलता, पुलिस आती, हम सबकी इज्जत चली जाती। आशा ने उसकी ओर देखा। किस बात की पुलिस? शालिनी ने तुरंत नजरें फेर ली। आप जानती नहीं, या आपको कभी बताया ही नहीं गया? आशा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। वे जानती नहीं थी और शायद कभी जानना भी नहीं चाहा था। अब सवाल सिर्फ घर का नहीं था। सवाल यह था, उस दिन मां ने किस बात की कीमत चुकाई थी? रात को आशा सो नहीं पाई। छत का पंखा घूमता रहा, जैसे वही पुराना घर उससे कुछ छिपा रहा हो। उसने याद करने की कोशिश की। उस शाम की आवाजें, पड़ोसियों की फुसफुसाहट, पिता की चुप्पी और मां का सूटकेस। सुबह वो जल्दी उठी। रसोई में शालिनी चाय बना रही थी। कल आपने पुलिस की बात क्यों कही? आशा ने सीधे पूछा। शालिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, तब मोहल्ले में शिकायत हुई थी कि दुकान के पैसे गायब है। आरोप मां पर आया था। कहा गया कि उन्होंने कैश उठाया है। आशा का दिल धक से रह गया। मां, उन्होंने कभी दुकान संभाली ही नहीं। लेकिन रजिस्टर में उनकी साइन थी, शालिनी ने कहा। और उस वक्त पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगर केस होता तो नाम अखबार में आता। राघव स्कूल में था। आशा के भीतर गुस्सा नहीं, उलझन उठी। तो सच्चाई क्या थी? शालिनी ने कप रख दिया। किसी ने साबित नहीं किया। मां ने कहा, मुझसे गलती हुई, और उसी दिन उन्होंने हिस्सा छोड़ दिया। मामला यहीं खत्म। गलती? आशा ने लगभग फुसफुसाते हुए दोहराया। राघव कमरे में आ गया। दीदी, ये सब खत्म हो चुका है। मां ने खुद कहा था कि वो बाहर रह लेंगी। पापा ने खर्च भेजा था। आशा ने पहली बार तंज किया, या भेजना चाहिए था। राघव चुप हो गया। आशा को अचानक याद आया, मां ने बाद में कभी पैसों की बात नहीं की।
उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया। किराए के छोटे घर में रहने लगी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। अगर माँ ने पैसे नहीं लिए तो दुकान के पैसे किसने लिए थे? ये सवाल आशा के भीतर चुभ गया और उसे समझ आया, मामला सिर्फ संपत्ति का नहीं, किसी और की चुप्पी का है। दोपहर में आशा ने बिना बताए घर से बाहर कदम रखा। गली के मोड़ पर वही पुरानी किराने की दुकान थी जहां बचपन में वह टॉफी लेने जाती थी। मालिक बदल चुका था, लेकिन बगल वाली चाय की टपरी अब भी वही थी। वहीं बैठे शर्मा अंकल ने उसे पहचान लिया। अरे आशा बिटिया, कितने साल बाद? औपचारिक बातों के बाद आशा ने सहजता से पूछा, अंकल, आपको याद है जब माँ घर छोड़कर गई थी? शर्मा अंकल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चाय का गिलास नीचे रखा। पुरानी बातें क्यों? बस जानना चाहती हूं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने धीमे से कहा, उस वक्त दुकान में घाटा था। सप्लायर पैसे मांग रहे थे। मोहल्ले में बात फैली कि घर से ही किसी ने रकम उठाई है। किसने फैलाई? आशा ने पूछा। बातें खुद फैलती है, उन्होंने टाल दिया। लेकिन पुलिस आई नहीं थी, सिर्फ धमकी थी। तुम्हारी मां ने खुद कहा कि हिसाब में गड़बड़ी उनसे हुई। मामला वहीं रुक गया। क्या आपको लगा था कि उन्होंने पैसे लिए थे? शर्मा अंकल ने सीधा जवाब नहीं दिया। तुम्हारी मां पढ़ी लिखी थी, सीधी भी, लेकिन उस दिन वह बहुत शांत थी, जैसे पहले से तय करके आई हूं। आशा का दिल धड़क उठा। तय करके? हां, उन्होंने कहा, जैसे किसी को बचाने आई हों। ये वाक्य हवा में लटका रह गया। आशा ने घर लौटते हुए हर कदम पर सोचा। मां दुकान का हिसाब नहीं देखती थी। पिता तब अक्सर बाहर रहते थे। राघव छोटा था तो फिर घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा, पिता बरामदे में अकेले बैठे थे। उनकी नजरें खाली थी। आशा को पहली बार लगा, शायद सच्चाई किसी एक के खिलाफ नहीं, बल्कि किसी एक की रक्षा में छिपी है। और अगर ऐसा है तो सच सामने लाने से कौन बचेगा और कौन टूटेगा? शाम को घर में रिश्तेदार इकट्ठा हुए। माला चाची, दो दूर के कजिन और पड़ोस की अरोड़ा आंटी। बात बीमारी से शुरू हुई और जल्दी ही घर पर आकर टिक गई। अब तो राघव ही संभालेगा। माला चाची ने खुलकर कहा, लड़का है, घर में रहेगा। लड़के का तो अपना घर होता है। आशा ने मुस्कुराकर चाय परोसी। वह विरोध नहीं कर रही थी, लेकिन सुन रही थी। हर शब्द जैसे किसी पुराने नियम की तरह दोहराया जा रहा था। अरोड़ा आंटी ने जोड़ा, वैसे भी जब उसकी मां ने खुद हिस्सा छोड़ा था तब तो मामला साफ हो गया था। आशा ने पहली बार सीधा पूछा, आंटी, आपको कैसे पता कि मां ने अपनी मर्जी से छोड़ा था? कमरे में सन्नाटा छा गया। अरोड़ा आंटी ने पल्लू ठीक किया। सबने यही सुना था। उन्होंने खुद कहा था कि गलती उनसे हुई। किस गलती की? आशा ने फिर पूछा। माला चाची ने बीच में टोका, बेटी, पुरानी बातें कुरेदोगी तो घाव ही निकलेंगे। तुम्हारी मां ने इज्जत बचाई थी। किसकी इज्जत? इस बार कोई तुरंत जवाब नहीं आया। राघव बेचैन हो उठा। दीदी, प्लीज, पापा की हालत देखो। पिता बरामदे से सब सुन रहे थे। उनका चेहरा पसीने से भीग गया था। आशा ने देखा, वह डर रहे थे। लेकिन किससे? उससे, सच से, या उन लोगों से जो आज सलाह दे रहे थे? माला चाची ने धीमे स्वर में कहा, अगर उस वक्त केस चलता तो अखबार में नाम आता, दुकान में गबन। तुम्हारी मां ने कहा, मुझे जाने दो, घर बचा रहेगा। आशा के भीतर कुछ बैठ गया।
तो मां ने सिर्फ हिस्सा नहीं छोड़ा था, उन्होंने आरोप भी अपने ऊपर लिया था। लेकिन अगर आरोप झूठा था तो असली गलती किसकी थी? रात में जब सब चले गए, आशा बरामदे में पिता के सामने बैठ गई। पापा, उसने शांत स्वर में कहा। मां ने किसे बचाया था? पिता ने आंखें बंद कर ली। उनके होठ कांपे, पर शब्द बाहर नहीं आए और वही चुप्पी सबसे भारी थी। अगली सुबह पिता ने आशा को अपने कमरे में बुलाया। राघव और शालिनी बाहर थे। दरवाजा आधा बंद था, जैसे बात पूरी तरह छिपानी भी नहीं थी, पर खुलकर कहनी भी नहीं। तू क्यों इतना सोच रही है? पिता ने थके स्वर में कहा। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। आशा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं सिर्फ जानना चाहती हूं, उस दिन असली गलती किसकी थी? पिता ने तकिए का कोना मसलते हुए कहा। दुकान में घाटा हुआ था, सप्लायर का पैसा अटक गया। मैंने उधार लिया था, हिसाब ठीक से नहीं रखा। तो आरोप मां पर क्यों गया? क्योंकि रजिस्टर में उनके साइन थे। पिता ने धीरे कहा। मैं बाहर था, लोग समझे वही देखती है। और आपने क्या किया? ये सवाल कमरे में ठहर गया। कुछ क्षण बाद पिता बोले, मैंने सोचा अगर केस हुआ तो दुकान बंद हो जाएगी, राघव की पढ़ाई रुक जाएगी, समाज में क्या मुंह दिखाते। तेरी मां ने कहा, मैं साइन कर देती हूं, मामला यहीं खत्म। आशा का गला सूख गया। आपने रोका नहीं? पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद कहा। बोली, घर बचा रहेगा तो मैं कहीं भी रह लूंगी। आशा ने महसूस किया कि सच्चाई एक तरफा नहीं थी। मां ने मजबूरी में साइन किया था, पर पिता ने भी डर में चुप्पी चुनी थी। तो अब? आशा ने पूछा। अब आप वही घर राघव के नाम कर देंगे और मां का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। पिता ने थक कर कहा। तेरी मां वापस आना नहीं चाहती। उसने कभी मांगा भी नहीं, शायद इसलिए कि उसने सब खो दिया। आशा ने कहा। बाहर से राघव की आवाज आई। दीदी, वकील का फोन है, ड्राफ्ट तैयार है। आशा ने पहली बार समझा, फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है। अगर वो सच सामने लाती है तो राघव को पता चलेगा कि उसका भविष्य एक झूठ पर खड़ा है, और अगर वो चुप रहती है तो मां की कुर्बानी स्थायी हो जाएगी। कमरे में बैठे पिता ने धीरे से कहा, बेटी, हर सच बोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन क्या हर चुप्पी सही होती है? उस शाम आशा ने मां को फोन किया। कई बार घंटी बजी, फिर धीमी आवाज आई। हां आशा? मां अब शहर के दूसरे छोर पर किराए के छोटे मकान में रहती थी। सिलाई मशीन की आवाज अक्सर फोन पर सुनाई देती थी। आज भी वही हल्की खटर पटर थी। मां, मुझे सब पता चल गया, आशा ने बिना भूमिका के कहा। कुछ पल की चुप्पी, फिर बहुत शांत स्वर। क्या पता चला? कि दुकान का घाटा पापा का था और आपने अपने ऊपर लिया। दूसरी तरफ फिर सन्नाटा। मशीन रुक गई। तुम पापा के घर गई हो, मां ने धीरे से कहा। यह सवाल नहीं था। मां, आपने साइन क्यों किए? आप केस लड़ सकती थी। और क्या मिलता? मां ने पूछा। अखबार में नाम, पड़ोसियों की उंगलियां, तेरे कॉलेज में चर्चा, राघव स्कूल में क्या सुनता? आशा ने महसूस किया मां की आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। लेकिन आपने घर छोड़ दिया, आशा ने कहा। घर? मां हल्का हंसी। घर दीवारों से नहीं बनता। जब भरोसा टूट गया, तब घर बचा ही कहां था? आशा की आंखें भर आई। अब पापा घर राघव के नाम कर रहे हैं, पूरी तरह
कुछ सेकंड बाद माँ बोली, अच्छा है, लड़का वही रहेगा। माँ, आशा का स्वर टूट गया। आपका नाम कहीं नहीं रहेगा, जैसे आप थी ही नहीं। माँ ने धीरे से कहा, नाम से पेट नहीं भरता, आश। ये बात नहीं है। तो क्या है? माँ ने पहली बार सीधा पूछा। आशा चुप हो गई। वह खुद नहीं जानती थी, ये न्याय का सवाल है या सम्मान का। माँ ने लंबी सांस ली। बेटी, मैंने फैसला तब लिया था ताकि घर बच जाए। अब अगर तू सच खोल के घर तोड़ देगी तो मेरी कुर्बानी किस काम की। ये वाक्य आशा के भीतर गूंजता रहा। अगर वो चुप रहे तो अन्याय स्थायी हो जाएगा, अगर बोले तो माँ की ही चुनी हुई शांति टूट जाएगी। और शायद राघव पहली बार अपने पिता को नए रूप में देखेगा। क्या हर सच बोलना सही है अगर वो किसी और की चुनी हुई चुप्पी को तोड़ दे? अगले दिन आशा वकील से मिलने गई। छोटा सा दफ्तर, फाइलों की गंध और दीवार पर टंगी देवी लक्ष्मी की तस्वीर। वकील ने कागज देखे, फिर चश्मा उतार कर कहा, त्यागपत्र दबाव में साइन हुआ हो तो चुनौती दी जा सकती है, साबित कैसे होगा? आशा ने पूछा। गवाह, परिस्थितियां, बैंक रिकॉर्ड, लंबी प्रक्रिया है। वकील ने साफ कहा, पर संभव है। और अगर केस खुला तो? वकील ने सीधा जवाब दिया। तब पुरानी शिकायत भी चर्चा में आएगी। मीडिया तक बात पहुंची तो आश्चर्य नहीं। आशा को लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोलकर तूफान अंदर आने दिया हो। वापस घर लौटते समय उसने राघव को दुकान के सामने खड़े देखा। वही दुकान जिसके लिए मां ने सब छोड़ा था। राघव अब हिसाब देख रहा था, सप्लायर से बात कर रहा था। उसकी आवाज में जिम्मेदारी थी। राघव ने उसे देखा। दीदी, मैं समझता हूं आप क्यों नाराज हो, लेकिन सच में मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया। मुझे भी पूरी कहानी नहीं पता थी। अब पता है? आशा ने पूछा। राघव ने आंखें झुका ली। पापा ने कल रात बताया। तो तुम क्या सोचते हो? राघव ने कुछ पल सोचा। अगर मां ने खुद चुना था तो क्या हमें अब सब उल्टना चाहिए? दुकान फिर से बदनाम होगी। पापा की हालत देख रही हो। आशा ने पहली बार भाई के डर को महसूस किया। वो लालची नहीं था, वह स्थिरता चाहता था। और अगर मां से अन्याय हुआ? उसने पूछा। राघव ने धीमे से कहा, तो क्या हम सबको सजा देकर ठीक कर देंगे? ये सवाल आशा के साथ घर तक आया। रात को पिता ने दस्तावेज पर साइन करने की तारीख तय कर दी। 3 दिन बाद रजिस्ट्री थी। आशा के पास 3 दिन थे सच खोलने के लिए या हमेशा के लिए चुप रहने के लिए। और हर घंटे के साथ फैसला भारी होता जा रहा था। उस रात आशा देर तक बरामदे में बैठी रही। गली में लाइटें जल चुकी थी। 2 घर छोड़कर रहने वाली अरुणा आंटी अपनी सहेली से धीमे स्वर में कह रही थी, लड़की है पर जिद्दी लगती है, कहीं पुरानी बात ना उछाल दे। आशा ने साफ सुन लिया। यहां सच सिर्फ परिवार का नहीं था, पूरे मोहल्ले का था। कमरे में लौटते ही उसे मेज पर पुराना लोहे का बक्सा दिखा, वही जो कभी मां की साड़ियों का हुआ करता था। उसने ढक्कन खोला। अंदर साड़ी नहीं, कुछ पुरानी रसीदें और बैंक की पासबुक थी। उसने पासबुक खोली। तारीखें उसी साल की थी जब गबन की बात फैली थी। उसमें एक एंट्री थी, बड़ी रकम की निकासी। हस्ताक्षर पिता के थे। आशा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही रकम थी जो दुकान के घाटे में बताई गई थी। तो सच साफ था, मां ने पैसे नहीं लिए थे,
पिता ने उधार चुकाने के लिए रकम निकाली थी। हिसाब गड़बड़ हुआ और आरोप मां पर आ गया। ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये डर था, प्रतिष्ठा बचाने का डर, और मां ने वो डर अपने नाम कर लिया था। आशा ने पासबुक बंद की। ये प्रमाण था, पर क्या ये पर्याप्त था? क्या वह इसे कोर्ट ले जाएगी? क्या वो पिता को सार्वजनिक रूप से दोषी साबित करेगी? दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव था। दीदी, पापा सो गए? उसने पूछा। हाँ। राघव कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर बोला, अगर आप केस करेंगी तो मैं रोकूंगा नहीं, पर मैं भी घर नहीं छोड़ूंगा। आशा ने पहली बार भाई की आंखों में सीधे देखा। उसमें चुनौती नहीं थी, भय था। तुम्हें क्या लगता है? उसने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, मां ने अगर हमारे लिए किया था तो क्या हम उनके फैसले का सम्मान नहीं करें? ये वही तर्क था जो मां ने दिया था, वही चुप्पी जो सबको आसान लगती थी। आशा के हाथ में अब सच था, लेकिन सच किसी को बचाता नहीं। वह पाठ देता है और 3 दिन बाद दस्तावेज पर साइन होने वाले थे। अगले दिन आशा सीधे मां के घर गई। छोटा सा कमरा, दीवार पर टंगी घड़ी, सिलाई मशीन के पास रखी अधूरी ब्लाउज। मां ने दरवाजा खोला तो आशा ने बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। तुम रोई हो? मां ने पूछा। मां, मेरे पास सबूत है, आशा ने धीरे से कहा। पासबुक, पैसे पापा ने निकाले थे। मां का चेहरा क्षण भर के लिए सख्त हुआ, फिर ढीला पड़ गया। तुम्हें वह मिल गई? हां, अब मैं केस कर सकती हूं। आपका नाम साफ हो जाएगा। मां ने कुर्सी पर बैठते हुए सिर हिलाया। नाम कब गंदा था? मां, आशा की आवाज कांपी। लोग आज भी कहते हैं, आपने गलती की थी। लोगों की याद छोटी होती है। मां ने शांत स्वर में कहा, उन्हें नया किस्सा मिल जाएगा, लेकिन मुझे चैन नहीं मिलेगा। आशा ने कहा, आपने अपने ऊपर आरोप लिया, घर छोड़ा, अब घर पूरी तरह राघव का हो जाएगा। मां ने कुछ पल उसे देखा। राघव कैसा है? जिम्मेदार है, डरा हुआ है। तो फिर? मां ने पूछा। क्या तुम चाहती हो कि वो अपने पिता को अदालत में खड़ा देखे? क्या तुम चाहती हो कि वो जाने कि उसकी पढ़ाई, उसका घर, सब एक झूठ पर टिका था? आशा चुप हो गई। मां ने आगे कहा, मैंने फैसला मजबूरी में लिया, पर लिया मैंने ही था। तुम्हारे पापा ने मुझे मजबूर नहीं किया। उन्होंने डर चुना, मैंने चुप्पी चुनी। अब अगर तुम लड़ोगी तो तुम किसके खिलाफ लड़ोगी? अपने पिता के, अपने भाई के, या मेरे उस फैसले के? कमरे में सन्नाटा था। तो क्या मैं कुछ ना करूं? आशा ने धीरे से पूछा। मां ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि न्याय जरूरी है तो करो, लेकिन याद रखना, हर न्याय की कीमत होती है। आशा को पहली बार समझ आया, ये लड़ाई सही और गलत की नहीं, रिश्तों की कीमत की है, और कीमत उसे ही चुकानी होगी। घर लौटते समय आशा ने तय कर लिया था कि वो फैसला टालेगी नहीं, लेकिन वो सीधे टकराव भी नहीं चाहती थी। रात के खाने के बाद उसने सबको बैठक में बुलाया। पिता कुर्सी पर बैठे, राघव सामने, शालिनी बगल में। हवा में वही बेचैनी थी। मुझे पासबुक मिली, आशा ने शांत स्वर में कहा। जिस साल दुकान का घाटा हुआ था, उसी साल बड़ी रकम निकली थी। साइन पापा के हैं। राघव का चेहरा फीका पड़ गया। शालिनी ने तुरंत पिता की ओर देखा। पिता ने आंखें बंद कर ली। हां, उन्होंने धीमे से कहा, मैंने निकाली थी, सप्लायर का दबाव था।
हिसाब गड़बड़ हो गया। लोगों ने सवाल किए और मां ने अपने ऊपर ले लिया। आशा ने जोड़ा। पिता की आवाज टूट गई। मैंने उसे रोका नहीं। मैं डर गया था। कमरे में कोई चिल्लाया नहीं, कोई आरोप नहीं लगा। बस सच्चाई बैठ गई, भारी पर साफ। राघव ने धीमे से पूछा, तो मां ने झूठ बोला हमारे लिए? उन्होंने सच छिपाया, आशा ने कहा, ताकि केस ना हो, दुकान न बंद हो। शालिनी ने हिचकते हुए कहा, अगर ये बात बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे कि हमने एक औरत पर आरोप डालकर उसे निकाल दिया? पिता ने सिर झुका लिया। लोग वही कहेंगे जो उन्हें आसान लगेगा, आशा ने सीधा कहा। 3 दिन बाद रजिस्ट्री है। अगर मैं चाहूं तो इसे रोक सकती हूं। राघव ने उसकी ओर देखा। क्या आप रोकेंगी? ये वही क्षण था जिसका वो इंतजार कर रही थी और जिससे वो डर रही थी। अगर वो रजिस्ट्री रोकती है तो मां का नाम साफ होगा, पर पिता की गलती सार्वजनिक होगी। अगर नहीं रोकती तो मां की कुर्बानी हमेशा के लिए चुप्पी में दफन हो जाएगी। पिता ने पहली बार आशा की ओर सीधा देखा। बेटी, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, उन्होंने कहा। पर क्या तू तैयार है? ये सवाल चुनौती नहीं था, ये विनती भी नहीं थी। यह एक पिता का डर था कि उसकी बेटी न्याय चुनेगी और परिवार टूट जाएगा। और आशा के पास अब जवाब देना था। रात गहरी थी, पर आशा को नींद नहीं आई। उसने कागज, पासबुक और त्यागपत्र सामने रख दिए। 3 दस्तावेज, 3 अलग सच। सुबह उसने खुद रजिस्ट्री ऑफिस जाने का फैसला किया। पिता और राघव भी साथ चले। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। ऑफिस की भीड़, पसीने और फाइलों की गंध के बीच आशा ने वकील को अलग बुलाया। अगर मैं आपत्ति दर्ज कराऊं तो प्रक्रिया कितनी लंबी होगी? महीने, शायद साल, वकील ने कहा। और मामला सार्वजनिक हो जाएगा। आशा ने सिर हिलाया। रजिस्ट्री रूम में क्लर्क ने कागज आगे बढ़ाए। साइन कीजिए। पिता ने पेन उठाया, पर हाथ कांप गया। राघव ने उन्हें संभाला। आशा ने उस क्षण समझा, यह सिर्फ संपत्ति नहीं, पिता का आत्मसम्मान भी है। रुको, आशा ने कहा। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। मैं आपत्ति दर्ज नहीं करूंगी, उसने साफ कहा। घर राघव के नाम होगा। राघव ने राहत की सांस ली। शालिनी की आंखों में कृतज्ञता झलकी। पिता ने उसकी ओर देखा। अपराधबोध और कृतज्ञता एक साथ। लेकिन आशा ने हाथ उठाकर रोका। एक शर्त है। कमरे में फिर सन्नाटा। त्यागपत्र रद्द होगा। नया दस्तावेज बनेगा जिसमें लिखा होगा कि मां ने हिस्सा दबाव में छोड़ा था। उनका नाम रिकॉर्ड में रहेगा, भले ही घर राघव के पास रहे। वकील चौंका। यह असामान्य है, पर संभव है, राघव ने तुरंत कहा। लेकिन लोग जानेंगे कि मां ने चोरी नहीं की थी। आशा ने शांत स्वर में कहा, बस इतना, बाकी कुछ नहीं। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। तू घर छोड़ देगी? उन्होंने पूछा। आशा ने बिना झिझक कहा, हाँ। यह फैसला किसी अदालत ने नहीं सुनाया था, ये उसने खुद चुना था। घर राघव का रहेगा, मां का नाम रिकॉर्ड में लौटेगा और आशा इस घर से बाहर चली जाएगी, हमेशा के लिए। क्लर्क ने नए कागज टाइप करने शुरू कर दिए और आशा ने महसूस किया, न्याय कभी कभी जीत नहीं, त्याग होता है। नए दस्तावेज तैयार होने में 2 घंटे लगे। उस दौरान चारों चुप बैठे रहे।
राघव बीच बीच में मोबाइल देखता, पर कोई बात नहीं करता। शालिनी की उंगलियां पल्लू मसलती रही। पिता की नजरें फर्श पर थी। जब कागज सामने आए तो पहला पन्ना पढ़ते हुए आशा ने गहरी सांस ली। उसमें साफ लिखा था, पूर्व त्याग पत्र पारिवारिक दबाव की परिस्थिति में हस्ताक्षरित था। उक्त आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये कानूनी भाषा थी, पर उसमें मां का सम्मान लौट रहा था। क्या यह सार्वजनिक रिकॉर्ड होगा? राघव ने वकील से पूछा। हां, वकील ने कहा, कोई भी देख सकता है। शालिनी ने धीमे से कहा, तो मोहल्ले में बात जाएगी। आशा ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, जाएगी तो सच जाएगी। पिता ने कांपते हाथों से साइन किए, फिर राघव ने। अंत में आशा ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। पेन रखते हुए उसे लगा जैसे उसने घर की दीवारों से अपना नाम मिटा दिया हो, पर मां का नाम वापस लिख दिया हो। ऑफिस से निकलते समय पिता ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तू चाहे तो यही रह सकती है, घर तेरा भी है। आशा ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। नहीं पापा, अब ये राघव का घर है। राघव ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। घर लौटते ही पड़ोसियों को खबर मिल गई कि रजिस्ट्री हो गई। शाम तक 2 लोग पूछने आ गए, सब ठीक से हो गया। पिता ने बस इतना कहा, हाँ, सब ठीक हो गया। लेकिन आशा जानती थी, सब ठीक नहीं हुआ। कुछ स्थायी रूप से बदल गया है। रात को उसने अपना बैग पैक किया। अलमारी में उसके बचपन की 2 किताबें थी। उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया। सुबह वो जाने वाली थी और इस बार कोई सूटकेस छिपाकर नहीं, खुलकर जा रही थी। सुबह गली में दूध वाली की घंटी बजी तो आशा तैयार खड़ी थी। छोटा सा बैग जिसमें बस कुछ कपड़े और दुकान की फाइलें थी। बरामदे में तुलसी का वही गमला था जिसे मां रोज पानी देती। आज वो सूखा नहीं था। राघव ने शायद पहली बार उसे खुद सींचा था। पिता कुर्सी पर बैठे थे। रात भर सोए नहीं लग रहे थे। इतनी जल्दी? उन्होंने पूछा। दुकान 3 दिन से बंद है। आशा ने सहज स्वर में कहा, काम देखना है। ये आधा सच था। पूरा सच ये था कि वो इस घर में अब मेहमान की तरह भी नहीं रह सकती। राघव बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी। दीदी, मैं कुछ मत कहो। आशा ने उसे रोक दिया। घर संभालना और रजिस्टर ठीक से रखना। राघव ने हल्की मुस्कान की कोशिश की, जो पूरी नहीं हुई। शालिनी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, दीदी, जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद। आशा ने सिर हिलाया। धन्यवाद का ये शब्द उसे भारी लगा। पिता उठने की कोशिश में लड़खड़ा गए। आशा ने तुरंत संभाला। उनके हाथ ठंडे थे। मैंने तेरी मां से माफी नहीं मांगी, उन्होंने बमुश्किल कहा। अभी भी देर नहीं हुई, आशा ने जवाब दिया। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। उस नजर में दोष भी था, प्रेम भी और स्वीकार भी। टैक्सी आ गई। पड़ोस की खिड़कियों के पर्दे फिर हिले। किसी ने पूछा, जा रही है क्या? आशा ने पीछे मुड़कर घर को देखा। अब ये उसका घर नहीं था, पर ये उसकी कहानी का हिस्सा हमेशा रहेगा। टैक्सी चल पड़ी। उसने फोन निकाला और मां को संदेश भेजा। नाम रिकॉर्ड में है। कुछ देर बाद जवाब आया, बस इतना काफी है। आशा ने फोन बंद किया। उसने घर खोया था, पर किसी और का नाम वापस पा लिया था। और शायद यही उसका चुना हुआ न्याय था। दोपहर तक खबर गली में फैल चुकी थी। पुराना त्यागपत्र दबाव में था।
ये वाक्य लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गया। कुछ ने कहा, देखा, औरतें भी मजबूर होती है। कुछ ने फुसफुसाया, घर की बात बाहर क्यों निकाली? पिता शाम को पहली बार मां के घर गए। यह खबर आशा को बाद में राघव ने दी। पापा गए थे? आशा ने फोन पर पूछा। हाँ, राघव ने कहा। मां से मिले, ज्यादा देर नहीं रुके। क्या कहा उन्होंने? राघव कुछ पल चुप रहा। उन्होंने माफी मांगी खुलकर और कहा कि डर में उनसे गलत फैसला करवाया। आशा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे कोई गांठ ढीली हुई हो। मां ने क्या कहा? उसने कहा, अब डर खत्म हो गया है, बस इतना। फोन कटने के बाद आशा देर तक दुकान में बैठी रही। मशीनों की आवाज सामान्य थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसने सोचा, क्या ये जीत है? घर उसका नहीं रहा, रिश्तों में दरार आ गई, मोहल्ले में फुसफुसाहटें हैं, लेकिन मां अब किसी की दया की कहानी नहीं, बल्कि सम्मान की कहानी है। रात को पिता का संदेश आया। तो ठीक है? आशा ने जवाब दिया। हाँ, कुछ बातें अब शब्दों से बाहर थी। घर राघव का है, दस्तावेज में मां का नाम है और आशा अपने छोटे से किराए के कमरे में अपनी दुकान के साथ अकेली है। न्याय ने शोर नहीं मचाया, उसने बस रिकॉर्ड में एक लाइन बदल दी, लेकिन उस एक लाइन ने कई साल की चुप्पी तोड़ दी थी। 1789 सिंबल ऑफ। एक हफ्ते बाद आशा को बैंक से फोन आया। आपके पिता ने संयुक्त खाते में आपका नाम फिर से जोड़ा है, मैनेजर ने कहा। आशा चुप रही। ये औपचारिक कदम था, पर उसके पीछे एक स्वीकार था। शाम को राघव दुकान पर आया। उसने चारों ओर देखा। छोटी सी जगह, मशीनों की आवाज, दीवार पर कैलेंडर। दीदी, आप यहां अकेली संभाल लेती हो? उसने पूछा। जब जरूरत होती है। हाँ, आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राघव ने जेब से एक कागज निकाला। यह घर की नई कॉपी है, उसमें आपका नाम गवाह के तौर पर है और मां का स्पष्ट उल्लेख है। मैं चाहता था आप देखें। आशा ने कागज देखा। शब्द वही थे जो उसने मांगे थे। कोई अतिरिक्त बयान नहीं, कोई सनसनी नहीं, बस तथ्य। मोहल्ले में लोग बात कर रहे हैं। राघव ने कहा, कुछ कह रहे हैं कि हमने मां के साथ गलत किया। कुछ कह रहे हैं कि आपने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम क्या सोचते हो? आशा ने पूछा। राघव ने गहरी सांस ली। मुझे लगा था आप हमसे लड़ेंगी, पर आपने बस एक लाइन बदली। शायद यही सही था। आशा ने उसकी ओर देखा। मैंने घर नहीं बचाया, राघव, मैंने झूठ हटाया है। राघव ने सिर हिलाया। पापा पहले जैसे नहीं रहे, अब वो हर हिसाब खुद चेक करते हैं। ये वाक्य साधारण था, पर उसमें परिवर्तन छिपा था। राघव जाते जाते रुका। दीदी, घर आपका भी है, चाहे आप रहे या नहीं। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी न्याय का अर्थ वापसी नहीं होता, कभी वो सिर्फ ये होता है कि अगली पीढ़ी वही गलती न दोहराए। और शायद यही बदलाव सबसे कठिन होता है। कुछ महीने बीत गए। मोहल्ले की फुसफुसाहटें धीरे धीरे कम हो गईं। नई खबरें आ गईं, नए झगड़े, नए किस्से। लेकिन एक बात स्थायी रूप से बदल गई थी। अब कोई भी मां का नाम गबन के साथ नहीं जोड़ता था। एक दिन आशा को घर से बुलावा आया। पिता की तबीयत फिर थोड़ी बिगड़ी थी। वो गई, लेकिन इस बार कदमों में वही झिझक नहीं थी। घर वैसा ही था, पर माहौल अलग। तुलसी हरी थी,
रजिस्टर अलमारी में ठीक से रखे थे। दीवार पर एक नई फोटो लगी थी, पिता राघव, और बीच में मां की पुरानी तस्वीर फ्रेम में। आशा ठिठक गई। राघव ने लगाई। शालिनी ने धीमे से कहा। पिता बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने आशा को देखा और हल्की मुस्कान दी। तेरी मां की फोटो ठीक लग रही है ना? आशा ने सिर हिलाया। हाँ। कुछ देर बाद पिता ने कहा, मैंने देर से समझा कि डर इज्जत नहीं बचाता। सच कभी कभी धीरे बोलना चाहिए, पर बोलना चाहिए। आशा ने उनका हाथ थामा। अब बोल दिया है। कमरे में कोई नाटकीय क्षण नहीं था, कोई माफी का लंबा भाषण नहीं, बस एक स्वीकार जो देर से आया पर आया। राघव ने चाय लाकर रखी। दीदी, आप चाहे तो त्योहार पर यहीं आ जाया करो। आशा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं आऊंगी, पर रहूंगी नहीं। ये दूरी अब शिकायत नहीं थी, ये चुनी हुई सीमा थी। जब वो लौटी तो उसने महसूस किया, उसने घर खोया नहीं, उसने अपने लिए एक अलग जगह चुनी। न्याय ने उसे परिवार से अलग किया, पर पूरी तरह तोड़ा नहीं। और शायद यही संतुलन सबसे कठिन था। सच कहना, रिश्ते बचाना, और फिर भी अपनी राह चुनना। त्योहार का दिन था। कई साल बाद मां पहली बार उसी गली में आई। उन्होंने पहले मना किया था, पर राघव खुद लेने गया था। जब मां घर के दरवाजे पर पहुंची तो कुछ खिड़कियों के पर्दे फिर हिले। वही पुरानी जिज्ञासा, लेकिन इस बार फुसफुसाहट में आरोप नहीं थे, सिर्फ कौतूहल था। पिता दरवाजे तक आए। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। न कोई नाटकीय संवाद, न आंसू का प्रदर्शन। पिता ने बस कहा, अंदर आओ। मां ने आंगन में कदम रखा। उनकी नजर सीधी तुलसी पर गई, फिर दीवार पर लगी अपनी तस्वीर पर। ये कब लगाई? उन्होंने धीमे से पूछा। जिस दिन रजिस्ट्री हुई। राघव ने कहा। कमरे में बैठते समय थोड़ी असहजता थी। वर्षों की दूरी एक दिन में नहीं मिटती, पर कोई भागा नहीं, कोई ठला नहीं। चाय के दौरान पिता ने स्पष्ट कहा, उस दिन जो हुआ वह मेरी कमजोरी थी। तुमने जो किया वह साहस था। मां ने शांत स्वर में कहा, कमजोरी हम दोनों की थी। मैंने भी सच छिपाया। आशा ये सुन रही थी। उसे लगा, न्याय अदालत में नहीं, इसी स्वीकार में पूरा हुआ है। शाम को जब मां लौटने लगी तो अरोड़ा आंटी ने गेट के पास आकर नमस्ते की। यह छोटा सा इशारा था, पर सालों की दूरी के बाद महत्वपूर्ण। मां ने टैक्सी में बैठते हुए आशा से कहा, तूने सही किया। कभी लगता है घर चला गया। आशा ने स्वीकार किया। मां ने मुस्कुराकर कहा, घर गया नहीं, बस अब उसका मतलब बदल गया है। टैक्सी चल पड़ी। गली वैसी ही थी, पर हवा हल्की थी। आशा ने महसूस किया, उसने जो छोड़ा था वही ईंटें थी, जो बचाया था वही सम्मान था। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें जीत शोर से नहीं, शांति से मापी जाती है। कुछ महीने बाद दुकान में अचानक बड़ा ऑर्डर आया, स्कूल की किताबों का। आशा देर तक काम करती रही। रात को जब मशीन बंद हुई तो उसे एहसास हुआ कि जीवन ने रुकना नहीं चुना। राघव अक्सर सलाह लेने आता। दीदी, इस सप्लायर पर भरोसा करूं? आशा हर बार एक ही बात कहती, हिसाब साफ रखना। ये वाक्य अब सिर्फ व्यापार की सलाह नहीं था, ये विरासत था। एक दिन पिता खुद दुकान पर आए।
धीरे धीरे चलते हुए, पर सीधे। मैं देखना चाहता था कि तू कैसे संभालती है, उन्होंने कहा। आशा ने उन्हें कुर्सी दी। उन्होंने मशीनों को देखा, दीवार पर टंगी रसीदें देखी। तूने मुझसे बेहतर सीखा, उन्होंने कहा। आशा ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपकी गलती से सीखा। पिता मुस्कुराए। इसमें चोट नहीं थी, स्वीकार था। घर कभी भी आ सकती है, उन्होंने फिर कहा। आशा ने सिर हिलाया। आऊंगी, पर अपना घर मैं खुद बनाऊंगी। पिता ने जाते जाते एक लिफाफा रखा। तेरी माँ के नाम से एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। मैंने शुरू किया है, देर से साही। आशा ने लिफाफा नहीं खोला। उसे राशि से ज्यादा उस इरादे की कीमत समझ आ रही थी। जब पिता चले गए तो दुकान में फिर वही मशीनों की आवाज थी। न्याय ने सब कुछ ठीक नहीं किया। वह खोया समय वापस नहीं लाया। वह सालों की दूरी मिटा नहीं सका। लेकिन उसने एक बात तय कर दी, अब किसी कागज पर झूठ नहीं लिखा जाएगा। और शायद एक परिवार के लिए इतना ही पर्याप्त था। समय के साथ गली में नई कहानियां आने लगी। किसी के बेटे की नौकरी लगी, किसी की बेटी की शादी तय हुई। मां का नाम अब किसी आरोप के साथ नहीं लिया जाता था। लोग बस कहते, वह मजबूत थी। एक दिन अरोड़ा आंटी खुद मां के घर सिलाई का काम देने पहुंची। यह बदलाव छोटा था, पर स्पष्ट। राघव ने दुकान में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग शुरू की। अब सब डिजिटल रहेगा, उसने हंसते हुए कहा। कोई गड़बड़ नहीं। आशा ने उसे देखा। डर से नहीं, जिम्मेदारी से करना। राघव ने गंभीर होकर सिर हिलाया। पिता धीरे धीरे कम बाहर निकलते थे, लेकिन जब भी निकलते सिर झुकाकर नहीं चलते। ये अंतर आशा की नजर से नहीं छूटा। एक शाम परिवार फिर एक साथ बैठा। बात सामान्य थी। दाल, बिजली का बिल, त्योहार। कोई पुराना घाव नहीं कुरेदा गया। लेकिन उस सामान्यता के पीछे एक असामान्य निर्णय था, सच को स्वीकार करने का। आशा ने महसूस किया कि उसने जो खोया वह ठोस था। एक घर, एक कमरा, दीवार पर अपना नाम। जो पाया वो दिखाई नहीं देता। मां की गरिमा, पिता की स्वीकारोक्ति, भाई की सावधानी। रात को मां ने फोन पर कहा, बेटी, मैंने सोचा था त्याग ही अंतिम रास्ता है। तूने दिखाया कि सम्मान भी मिल सकता है। आशा ने शांत स्वर में कहा, त्याग के बिना नहीं मिला। और यही शायद कहानी का सबसे कठिन सच था। कभी कभी न्याय पाने के लिए जीतना नहीं, छोड़ना पड़ता है। 1 साल बाद घर की सालगिरह पर छोटा सा हवन रखा गया। इस बार निमंत्रण कार्ड पर नाम 4 थे। पिता, राघव, शालिनी और नीचे छोटे अक्षरों में मां का नाम भी। आशा ने कार्ड को हाथ में लेकर देर तक देखा। ये औपचारिक था, पर प्रतीकात्मक भी। जब वह पहुंची तो गली में अब वही उत्सुकता नहीं थी। लोग सामान्य तरीके से मिले। किसी ने पुरानी बात नहीं छेड़ी। हवन के दौरान पंडित ने परिवार के नाम पढ़े। मां का नाम सुनते ही आशा ने पिता की ओर देखा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई लंबा बोझ उतरा हो। राघव ने प्रसाद बांटते हुए कहा, दीदी, अगले महीने दुकान की दूसरी शाखा खोलने की सोच रहा हूं। पहले हिसाब मजबूत कर, आशा ने मुस्कुराकर कहा। सब हंस पड़े। हंसी सहज थी। शाम को मां आंगन में अकेली खड़ी थी। आशा उनके पास गई। अजीब लगता है, उसने पूछा। मां ने धीरे से कहा, पहले मैं इस घर में बहू थी, फिर दोषी, फिर अनुपस्थित। आज मैं बस नाम हूं, और शायद यही पर्याप्त है।
आशा ने उनकी उंगलियां थाम ली। आप हमेशा नाम से ज्यादा थी। माँ ने सिर हिलाया, लेकिन कभी कभी नाम वापस मिलना ही बड़ी बात होती है। हवन की आग बुझ गई थी, पर धुआं अभी हवा में था, जैसे अतीत की हल्की स्मृति। आशा ने महसूस किया, न्याय ने इतिहास नहीं मिटाया, उसने बस उसे सही क्रम में लिख दिया, और यही क्रम आने वाले वर्षों में किसी और को वही गलती करने से रोकेगा। कभी कभी बदलाव शोर से नहीं, दस्तावेज की एक पंक्ति से शुरू होता है। दूसरी शाखा खोलने का दिन आया। छोटा सा बोर्ड लगा, आर एंटरप्राइजेज। नीचे छोटे अक्षरों में स्थापना वर्ष, परिवार के सहयोग से। आशा ने पढ़कर हल्की मुस्कान दी। राघव ने कहा, ये लाइन मैंने खुद जोड़ी है, सहयोग सच में हो। आशा ने जवाब दिया। उद्घाटन के बाद पिता ने सबके सामने छोटा सा भाषण दिया। वह औपचारिक था, पर अंत में उन्होंने जोड़ा, हमने सीखा है कि डर से निर्णय लेना सबसे बड़ी गलती है। कोई नाम नहीं लिया गया, कोई पुरानी घटना नहीं दोहराई गई, लेकिन जो सुनना चाहता था उसने समझ लिया। मोहल्ले के कुछ लोग बाद में धीरे धीरे आशा के पास आए। अच्छा हुआ मामला साफ हो गया, किसी ने कहा, वरना बात अधूरी रह जाती। आशा ने महसूस किया, समाज पूरी तरह नहीं बदलता, वह बस नई कहानी स्वीकार कर लेता है। शाम को दुकान बंद करते हुए राघव ने पूछा, दीदी, अगर उस दिन आप केस कर देती तो क्या बेहतर होता? आशा ने कुछ पल सोचा, शायद नहीं, हम सब हार जाते, और अब हम सब थोड़ा थोड़ा जीत गए हैं। उसने कहा। राघव ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा कि कभी किसी कागज पर किसी और का नाम गलत वजह से ना आए। आशा ने महसूस किया, ये वादा ही उसकी असली जीत है। घर उसका नहीं रहा, लेकिन निर्णय की दिशा उसने बदल दी। और कभी कभी यही सबसे गहरी विरासत होती है, दीवारें नहीं, तरीका। बरसात की एक शाम आशा अपनी दुकान के बाहर खड़ी थी। पानी सड़क पर बह रहा था, जैसे पुरानी धूल धो रहा हो। फोन पर पिता का संदेश आया, डॉक्टर ने कहा है मुझे आराम करना चाहिए। अब वो ये संदेश डर के साथ नहीं पढ़ती थी। डर की जगह समझ आ गई थी। कुछ दिनों बाद पिता ने खुद उसे बुलाया। मैं दुकान की जिम्मेदारी धीरे धीरे राघव को पूरी तरह देना चाहता हूं, उन्होंने कहा, और घर, वह उसके नाम है ही। मुझे बस शांति चाहिए। आशा ने देखा, अब उनके स्वर में वो घबराहट नहीं थी जो कभी हर फैसले के पीछे छिपी रहती थी। शांति सच से आती है, उसने कहा। पिता ने हल्की मुस्कान दी, और साहस तुमसे। घर में अब मां की तस्वीर स्थायी रूप से लगी थी। दीवारों पर उनका नाम सामान्य रूप से लिया जाता था। कोई असहजता नहीं, कोई बचाव नहीं, लेकिन एक चीज वापस नहीं आई। आशा की स्थायी जगह, उसका मैं, उसका कमरा अब स्टोर बन चुका था। दीवार पर नया रंग चढ़ा था। जब उसने ये देखा तो हल्की चुभन हुई। ये वही अपरिवर्तनीय हिस्सा था जो वापस नहीं आ सकता। राघव ने शायद उसकी नजर पढ़ ली। अगर आप चाहे तो। नहीं, आशा ने धीरे से कहा, जगह बदलनी ही थी। वे जानती थी, अगर वो रहती तो हर दिन पुराने फैसले की याद रहती। दूरी ने रिश्ते को संतुलन दिया था। बारिश थम चुकी थी। आशा ने गेट से बाहर कदम रखा। अब वो इस घर की स्थायी निवासी नहीं थी, लेकिन वो उसकी कहानी की दिशा बदलने वाली थी। और कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए दीवारों की नहीं, साहस की जरूरत होती है। कुछ साल बाद
जब लोग उस घर की कहानी सुनाते तो वे ये नहीं कहते थे कि एक औरत पर आरोप लगा था। वे कहते थे उस परिवार ने एक गलती सुधारी थी। आशा की दुकान अब अच्छी चलती थी। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की थी जहां लड़कियां अकाउंटिंग सीखने आती थी। वह हर बार उन्हें एक ही बात सिखाती, हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं होता, भरोसे का भी होता है। राघव की दोनों शाखाएं स्थिर थी। वह हर बड़े निर्णय से पहले कागज 3 बार पढ़ता। पिता अब कमजोर हो चुके थे, पर एक बात बदल गई थी। वे हर चर्चा में सच बोलते थे, चाहे वो असुविधाजनक ही क्यों न हो। मां सिलाई कम कर चुकी थी। उनके पास अब ऑर्डर से ज्यादा सम्मान था। मोहल्ले की औरतें सलाह लेने आती थी। अगर कोई गलत आरोप लगे तो क्या करे? मां मुस्कुराकर कहती, डर में फैसला मत लेना। एक दिन आशा बरामदे में बैठी थी। तुलसी का पौधा हरा था। पिता ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तू चुप रहती तो क्या हम वैसे ही रहते? आशा ने सोचा, शायद रहते। लेकिन अंदर से टूटे हुए पिता ने सिर हिलाया। तूने हमें शर्मिंदा नहीं किया, तूने हमें आईना दिखाया। घर अब भी राघव का था। आशा वहां मेहमान की तरह आती थी। उसका अपना घर, उसकी अपनी दुकान, उसकी अपनी राह थी। कुछ चीजें वापस नहीं आईं। बचपन का कमरा, वह सहजता, वह निर्भरता। पर कुछ चीजें पहली बार आई। सम्मान, खुलापन, साफ रिकॉर्ड। न्याय ने सबको जीत नहीं दिलाई, उसने बस सबको झूठ से मुक्त किया। और कभी-कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है, जब कोई माफी मांगता है, कोई त्याग स्वीकार करता है और अगली पीढ़ी वही गलती दोहराने से बच जाती है।